हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडी स्फेयर। तो कल हमने चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को जो है कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक न्यू चैप्टर जो है स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4 मेटल कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो ये चैप्टर बच्चों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, थोड़ा ट्रिकी सा लगता है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको कंसेप्ट्स जो है आसानी से समझ आए। आज हम इसकी जो है लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे और कंसेप्ट्स को समझेंगे। इन द लास्ट चैप्टर वी केम टू नो मैनी कंपाउंड्स ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस। देखो, सिर्फ लास्ट चैप्टर में ही नहीं, बट जैसे ही हमने स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर्स भी देखे हैं तो वहाँ से देखते चले तो हमने बहुत सारे जो है नए फार्मूलेज सीखे हैं, नए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स को जो है स्टडी किया, उनके फार्मूलेज के बारे में स्टडी किया है, उनका नेचर कैसा है, ये सब हमने स्टडी किया है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो ये जो चैप्टर है ना, ये डील करता है ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर क्या है, कार्बन एलिमेंट, जो कार्बन से मिलकर बने हैं। तो जो कंपाउंड्स कार्बन से मिलकर बनते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट होती है। कार्बन बेसिकली ये जो एलिमेंट है वो जो भी कंपाउंड्स बनाता है उनकी प्रॉपर्टीज़ एकदम डिफरेंट होती है, वो एकदम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। अभी हमने एक कौन से टाइप ऑफ कंपाउंड्स की स्टडी की है लास्ट चैप्टर में, आयनिक कंपाउंड। इस चैप्टर में हम कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी करने वाले हैं जो कि होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। Also, we shall be learning about carbon as an element which is of immense significance to us in both its elemental form and the combined form. और हम इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद ये भी समझेंगे कि कैसे जो कार्बन का जो एलिमेंट है वो कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, बोथ इन इट्स एलिमेंटल स्टेट एंड कंबाइंड फॉर्म। कैसे कार्बन इम्पॉर्टेंट है, ये एलिमेंट कैसे इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। देखो, कार्बन से बहुत सारे कंपाउंड्स मिलकर बने हैं, जैसे ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, प्लांट्स खाना बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, तो ये ग्लूकोज के फॉर्मूला में क्या है, कार्बन है ना। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट, उसमें भी कार्बन है। ठीक है, हालांकि CO2 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है पर प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो ऐसे कार्बन ना बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पैराग्राफ में कुछ नहीं है, ये बस एक्टिविटी डिस्कस की गई है जिसमें हमें जो है बहुत सारे आइटम्स को जो है कलेक्ट करना है और डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा जो आइटम है वो जो है कार्बन का बना हुआ है या नहीं। तो यही है कि लुक एट द आइटम्स दैट कम इन द लास्ट कॉलम ऑफ द अबव टेबल filled by you. Your teacher will be able to tell you that most of them are made up of compounds of carbon. यहाँ से हमें ये बात जो है जान लेनी है कि ज़्यादातर कंपाउंड्स इस अर्थ में किसके प्रेजेंट्स है, कार्बन के प्रेजेंट है। कैन यू थिंक ऑफ अ मेथड टू टेस्ट दिस। कैसे हमें पता चलेगा कि इस आइटम में जो है कार्बन प्रेजेंट है। तो इसका मेथड हमें याद नहीं करना है, वो एक्सपेरिमेंट हमें याद नहीं करना है। हाँ, एक कार्बन का ये हो सकता है कि अगर कोई कार्बन का कंपाउंड है ना तो आप उसको जलाओगे, आप उसको O2 के साथ रिएक्ट करवाओगे, आप बर्न करोगे, आप उसका कंबस्टन करोगे तो CO2 गैस निकलेगी, है ना। और जो CO2 गैस है उसका हमने टेस्ट पढ़ा ही है। ठीक है, वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती है ना। तो अगर कोई कंपाउंड है, सॉरी कोई आइटम है और अगर वो कार्बन के कंपाउंड है, ठीक है, कार्बन के कंपाउंड से बना हुआ है, उसमें कार्बन है, तो जब हम उसको जलाएंगे तो CO2 गैस निकलेगी। CO2 गैस तभी निकलेगी जब उसके अंदर, उसके फॉर्मूले के अंदर, उस आइटम से वो जो भी उसका केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है, जिससे वो मिलकर बना है, उसमें कार्बन हो, है ना। CO2 गैस जो है लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती है। अगर ऐसा हमें देखने को मिला तो ऑफकोर्स वो एक कार्बन कंपाउंड है। वट वुड बी द प्रोडक्ट इफ़ अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज़ बर्न्ड। तो यही मैंने बता दिया है क्या प्रोडक्ट होते हैं जब एक
कंपाउंड को हम बर्न करते हैं जो कि कार्बन एलिमेंट से मिलकर बना है, तो एक तो CO2 गैस रिलीज़ होती है प्लस वाटर भी रिलीज़ होता है। और CO2 गैस का एक टेस्ट होता है जो लाइम वाटर को मिल्क की टर्न कर देती है। तो इस टेस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं, इस मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं ये जानने के लिए कि कौन सा कंपाउंड कार्बन का है कौन सा नहीं है। सो डू यू नो ऑफ एनी टेस्ट टू कन्फर्म दिस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। Food, clothes, medicines, books, or many of the things that you listed are all based on this versatile element carbon. तो कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हमारे नेचर में प्रेजेंट है। जो फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन्स हैं हमारे आसपास वो सब कार्बन कंपाउंड्स हैं। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी ये कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन के कंपाउंड्स प्रेजेंट है। जैसे कि हमारे अंदर हमने प्लांट से खाना लिया है ना, खाना ब्रेक डाउन होगा अब हमारी बॉडी के अंदर, तो अल्टीमेटली खाना किस में ब्रेक होता है, ग्लूकोज में, C6H12O6। ठीक है, और CO2 गैस एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होती है। तो ये सब कार्बन के कंपाउंड्स कहाँ प्रेजेंट है, हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है। The amount of carbon present in the Earth's crust and in the atmosphere is quite meager. इसका मतलब होता है कि बहुत कम अमाउंट में कार्बन जो है एलिमेंट हमारी अर्थ के क्रस्ट और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अर्थ के क्रस्ट में 0.02% कार्बन है। किस फॉर्म में है, मिनरल्स की फॉर्म में है। अब मैंने मिनरल्स की डेफिनेशन आपको बताई है, कोई भी ऐसा नेचुरली अकरिंग कंपाउंड, ठीक है, जो आपको अर्थ की क्रस्ट से मिलता है, जैसे कि कार्बोनेट्स का फॉर्मूला होता है बेसिक CO3। ठीक है, मतलब CO3 2- यहाँ पे NiN होता है, और कैटायन यहाँ पे जो भी होगा, जैसे कैल्शियम 2 पॉजिटिव होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनेगा, CaCO3। तो कार्बन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, कार्बोनेट्स में CO3 की फॉर्म में, बेसिकली C यहाँ पे प्रेजेंट है ना। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम, इन सब में क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। एंड द एटमॉस्फेयर हैज़ 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में कार्बन एलिमेंट किस फॉर्म में प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में। इन स्पाइट ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर, द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू बी इमेंस। इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच मेक कार्बन सो इम्पॉर्टेंट टू अस। सो भले ही हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, बट ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नेचर है, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो नेचर में प्रेजेंट है। और हम इसी एलिमेंट की जो है स्टडी करने वाले हैं, और जो ये कंपाउंड्स बनाता है इन्हीं की स्टडी करने वाले हैं। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं फिर एंड करेंगे इस वीडियो को। बॉन्डिंग इन कार्बन। अब देखो, कार्बन जो एलिमेंट है ना, वो जो भी कंपाउंड्स बनाता है उनको हम बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे हमने आयनिक कंपाउंड्स पढ़े थे, है ना, ऐसे ही डिफरेंट टाइप, एक अलग टाइप ऑफ कंपाउंड किसका है, कार्बन का, मतलब कार्बन के एलिमेंट ने जो बनाया है उन्हें हम बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। अब कोवलेंट कंपाउंड्स बेसिकली किससे मिलकर बना होता है, एक तो कार्बन उसमें एलिमेंट होगा, प्लस उसमें या तो हाइड्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा, फॉस्फोरस होगा, सल्फर होगा, नाइट्रोजन होगा, ये सब भी जो है एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, पर कार्बन तो प्रेजेंट होगा ही। अब जैसे कि एक कार्बन कंपाउंड है, बहुत ही सिंपल सा कार्बन कंपाउंड है CH4, जिसका नाम है मीथेन। ये कार्बन कंपाउंड है, क्यों, क्योंकि यहाँ C एलिमेंट प्रेजेंट है ना। अब ये जो कार्बन का जो ये एलिमेंट है ये कैसे प्रेजेंट है, इसने बॉन्ड बनाया हुआ है किसके साथ, हाइड्रोजन के एटम्स के साथ। तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। दो जो एटम्स होते हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ प्रेजेंट है टुगेदर टू फॉर्म द कोवलेंट कंपाउंड, वो किस वजह से है ऐसा, कोवलेंट बॉन्ड की वजह से। So in the previous chapter we have studied the properties of ionic compounds
we saw that ionic compounds have high melting and boiling point and conduct electricity in solution or in the molten state. तो ये हम ionic compounds में जो है डिटेल में स्टडी कर चुके हैं. We also saw how the nature ऑफ बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड्स एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज़. तो हमें पता है, हमने ये भी स्टडी किया था कि जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आयनिक कंपाउंड्स शो करते हैं तो वो क्यों ऐसी बॉन्डिंग क्यों ऐसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ द बॉन्डिंग दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द एनायन एंड कैटायन. कौन सा टाइप का बॉन्ड या कौन सा टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है कैटायन और एनायन के बीच में इन आयनिक कंपाउंड, जो रिस्पॉन्सिबल है आयनिक कंपाउंड की उन प्रॉपर्टीज़ के लिए, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब हम जो है कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने वाले हैं. देखो, ज़्यादातर जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ना, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, ये बात याद रखिए कि ज़्यादातर कार्बन के कंपाउंड्स जो है पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. इसका भी एक्सेप्शन है. ग्रेफाइट वो भी एक टाइप का ना, बेसिकली अभी के लिए इतना समझो कि कार्बन कंपाउंड है पर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है कार्बन कंपाउंड्स का, वो क्या होता है, वो भी लो होता है. सो वी फाइंड दैट दीज कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स. ठीक है, वी कैन कंक्लूड दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. अच्छा, ये लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने बोला ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6. अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे सिर्फ एक ही उसमें ये जैसे हम बात करते हैं, जैसे मैं बात करती हूँ लकड़ी की. ठीक है, एक लॉग की, वो भी एक कार्बन कंपाउंड है. ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे इसमें सिर्फ एक ही कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट है, उसी सेम फॉर्मूला के बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स जो है प्रेजेंट होंगे और वो एक दूसरे के साथ जो है बॉन्डेड होंगे, है ना. उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, प्लस जो कंपाउंड है उसके अंदर जो भी एटम्स है उनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों है कार्बन कंपाउंड्स का? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, as compared to the force of attraction that exists between the cations and anions in ionic compounds. So since these compounds are largely non-conductors of electricity, we can conclude that the bonding in these compounds does not give rise to any ions. अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी मटेरियल, कोई भी चीज़ है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है, वो इस वजह से कर रही है या तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है या फिर फ्री आयंस की मूवमेंट है. तो अगर कार्बन कंपाउंड्स जो है नॉन कंडक्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी के, इट मीन्स ना तो उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ना तो उनके अंदर फ्री आयंस है जो कि मूव करे और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे. तो कार्बन कंपाउंड्स का आप सॉल्यूशन फॉर्म लो, ठीक है, आप उनको मेल्ट करो, आप उनका सॉलिड फॉर्म लो, तो वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि कोई आयंस में उनका डिसोसिएशन नहीं होता है. तो कोई आयंस नहीं बनेंगे तो आयंस की कोई मूवमेंट नहीं होगी. इफ़ आयंस की मूवमेंट नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, है ना. सेम इलेक्ट्रॉन्स भी फ्रीली प्रेजेंट नहीं होते हैं. अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली प्रेजेंट नहीं है तो फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, और अगर फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो कंपाउंड या वो जो भी मटेरियल है वो क्या होगा, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा. ठीक है. In class 9th, we learned about the combining capacity of various elements and how it depends on the number of valence electrons. तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बेसिकली कि कोई भी जैसे एलिमेंट है वो रिएक्टिव क्यों है,
क्योंकि उसे अपने लास्ट शेल को, अपने वैलेंस शेल को जो है कम्प्लीटली फिल करना है इलेक्ट्रॉन्स से। जैसे कार्बन जो एलिमेंट है, इसका जो एटम है वो रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि देखो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो 2,4 होगा, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में कम्प्लीटली फिल्ड है के शेल, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब एल शेल को हमें कम्प्लीटली फिल करना है, ये वैलेंस शेल है कार्बन एटम की। वैलेंस शेल वो शेल होती है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। तो अब एल शेल को अगर हमें कम्प्लीटली फिल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने पड़ेंगे। अब कार्बन के पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे तो इसकी वैलेंस शेल क्या बन जाएगी, के शेल, और वो ऑलरेडी फिल्ड है ना। या फिर क्या कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन ले ले और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर ले, तो एल शेल क्या हो जाएगी, कंप्लीट। तो कोई भी जो एलिमेंट होता है वो कंपाउंड क्यों बनाता है, वो रिएक्ट क्यों करता है, अपने वैलेंस शेल को फिल करने के लिए। तो यही लाइन बता रखी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स मीन्स कंपाउंड बना रहे हैं एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्यों वो इतने रिएक्टिव है? क्योंकि उन्हें अपने जो है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स को जो है उस वैलेंस शेल को जो है कंप्लीट करना है ना। एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो डिफरेंट एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट शेल में होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कोई कम रिएक्टिव होता है। लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या होता है, 6, और इसका जो मास नंबर होता है वो 12 होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है 6 ही होते हैं। तो ये याद रखना, कार्बन का सिंबल ये होता है। एटॉमिक नंबर होता है इसका 6, ठीक है, और मास नंबर होता है इसका 12। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, 6। वट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स ऑफ कार्बन? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,4, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये रिएक्टिव इसलिए, ये कंपाउंड इसलिए बनाता है, ये मॉलिक्यूल्स इसलिए बनाता है क्योंकि इसे एक अपना जो ऑक्टेट है, अपनी जो वैलेंस शेल है उसको कंप्लीट करना है। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो इसकी वैलेंस शेल के शेल बन जाती है जो ऑलरेडी फिल्ड है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पैरा से जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको अभी तक मतलब थोड़ा सा ये काइंड ऑफ इतना ट्रिकी पार्ट नहीं था इस चैप्टर का। इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ ही था, इजी था, थ्योरेटिकल ज़्यादा था अभी तक। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इफ़ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम्स देन हिट द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much for watching my video.